हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने लास्ट वाला जो क्लास था करंट अफेयर का वो देखा होगा। तो आज के फटाफट से टॉप 10 न्यूज़ेस जो हैं उनको हम लोग जल्दी जल्दी से डिटेल्ड में डिस्कशन कर लेते हैं। राइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़ जो कि जुड़ी हुई है माउंट एवरेस्ट के साथ। कामी रीता शेरपा, इनका नाम आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। ये एक माउंटेनियर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। कौन से टाइम इन्होंने चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पे? 31st टाइम। कैन यू इमेजिन, ये 30 बार पहले ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर चुके हैं। एंड दिस इज ऑलरेडी अ रिकॉर्ड। इनका ही खुद का रिकॉर्ड था 30 बार चढ़ाई करने का और इन्होंने खुद के ही रिकॉर्ड को तोड़ा है और एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो कामी रीता शेरपा, ये बिलोंग करते हैं नेपाल से। ये नेपाल के माउंटेनियर हैं। एंड 27 मई 2025 को इन्होंने चढ़ाई की माउंट एवरेस्ट पे और 31st टाइम इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। करेंटली इनकी एज की अगर बात की जाए तो इनकी एज है 55 ईयर्स। सोचो, 55 साल के हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। और इन्होंने अपने माउंटेनियरिंग का जो करियर था वो 1994 से स्टार्ट किया था। ना केवल माउंट एवरेस्ट बल्कि इन्होंने केटू माउंटेन, छो ओयू, लोहत मनासालू, ये जितने भी टॉप के माउंटेन्स हैं, मतलब टॉप 10 बहुत ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन की कैटेगरीज में आते हैं, उन सभी पर इन्होंने चढ़ाई की हुई है। बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट पीक के फॉर्म में जाना जाता है। इसका पुराना नाम था पीक 15 एंड इसकी हाइट 8849 मीटर है एट प्रेजेंट। कहाँ पर लोकेटेड है? नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे ये लोकेटेड है। ये रहा मैप। आप मैप में देख सकते हो इंडिया, ये इंडिया की नेबरिंग कंट्री है नेपाल। तो नेपाल और यहाँ पर आता है तिब्बत। तो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे आपको देखने मिलेगा माउंट एवरेस्ट। नेपाल हमारे भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ पर जो करेंसी चलती है दैट इज नेपाली रुपी। यहाँ के पीएम है एट प्रेजेंट केपी शर्मा ओली जी। नेशनल एनिमल है यहाँ का काऊ, गाय। और नेशनल स्पोर्ट्स है वॉलीबॉल। सो दिस इज सम स्टैटिक पार्ट फ्रॉम नेपाल। तो आप नाम याद रखना, कामी रीता शेरपा। इन्होंने 30 बार ऑलरेडी चढ़ाई की हुई थी, खुद का ही इनका रिकॉर्ड था और इन्होंने खुद के ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। अगली न्यूज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुश्रुत और चरक। इनके बारे में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो जरूर आपने पढ़ा होगा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने सुश्रुत और चरक, इन दोनों ही लोगों का स्टैचू जिसे अनवील किया है। हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट विजिट पे थे गोवा। इन्होंने गोवा के राजभवन में इन दोनों आचार्य चरक और सुश्रुत, इनके स्टैचूज को अनवील किया है ताकि इंडिया के रिच मेडिकल लीगेसी को हाईलाइट किया जा सके। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सुश्रुत, तो सुश्रुत जो है ये एंशियंट इंडियन सर्जन थे। सोचो, 7th सेंचुरी में ये सर्जरीज किया करते थे। इन्होंने लिखा है सुश्रुत संहिता। इन्हें, सुश्रुत को हम फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। जिस टाइम ये थे प्रेजेंट, उस एरा को द गोल्डन एज ऑफ सर्जरी कहा जाता है एंशियंट इंडिया का। अब आप इमेजिन करो, 7th सेंचुरी के टाइम में कोई सर्जरी कर रहा है। राइट, काफी बड़ी बात है खुद में। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें आचार्य चरक की, तो 100 बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 200 बिफोर कॉमन एरा तक आचार्य चरक थे। इनका रेन था, इनका टाइम पीरियड था। इन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने काफी सारी दवाइयां उस टाइम पर खोजी थी जो कि नेचुरल थी पूरी तरीके से। इन्होंने 3 दोषास थियरी दी थी, वात पित्त कफ। साथ ही टैक्सिला, जब तक्षशिला था उस टाइम पर इन्होंने कुषाण रूलर कनिष्क के पैट्रोनेज में भी काम किया हुआ है। इन्होंने कंपाइलेशन की है चरक संहिता की, विच इज एन आयुर्वेदिक टेक्स्ट। तो दोनों ही लोग, चरक की अगर आप बात करो या सुश्रुत, हमारे इंडियन मेडिकल की फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा हाई लेवल पे देखने मिलता है। तो आप ये याद रखना कि इनके स्टैचूज को कहाँ पर अनवील किया गया है, तो गोवा के राजभवन में। किसके द्वारा? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। नेक्स्ट, राजौन की बावली। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि उन्होंने अपना जो भी कंजर्वेशन का काम था राजौन की बावली में, वो कंप्लीट कर लिया है। ये एक एंशियंट
इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है? एंशिएंट चीज़ों को प्रिज़र्व करने का काम करता है, क्योंकि अगर काफ़ी चीज़ें पुरानी हो जाती है, तो वो डैमेज होने लगती हैं। उन्हें प्रिज़र्व करने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। तो इन्होंने राजौन की बावली पे अपना जो पूरा कंज़र्वेशन का काम था, वो पूरा कर लिया है। ये लोकेटेड कहाँ है? दिल्ली के महरौली, वहाँ पर राजौन की बावली लोकेटेड है। इसे कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा कराया गया था? तो दौलत खान ने इसे कंस्ट्रक्ट कराया था। जब लोधी डायनेस्टी रूल कर रही थी हमारे इंडिया में, दिल्ली सल्तनत में 1506 की बात है, तब दौलत खान ने इस राजौन की बावली को कंस्ट्रक्ट कराया था। बेसिकली पहले यहाँ पर राज मिस्त्री रहा करते थे। ये टोटल अगर आप देखो तो ये 4 स्टोरी का है और केवल अगर ऊपर से आप देखोगे ना तो केवल 1 फ्लोर आपको नज़र आएगा व्हिच इज़ दिस पार्ट ओनली। नीचे क्या है? पानी, वाटर रिजर्वॉयर बना हुआ है, राइट? पॉन्ड काइंड ऑफ। और पूरे 4 फ्लोर का है, एक ये एंड दिस वन। हमें दिखता क्या है? केवल ये ऊपर वाला फ्लोर दिखता है। लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या रहा है हमारे इंडिया में? तो 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत में रूल किया है। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर की बात आप करो तो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बहलोल लोधी। तो किसने कंस्ट्रक्ट कराया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी क्या डेटा यहाँ पर पब्लिश किया है इसके कंजर्वेशन के रिगार्डिंग और कहाँ पर ये लोकेटेड है, याद रखना। अगला जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू अ फेस्टिवल दैट इज शिरुई लिली फेस्टिवल। बहुत टाइम से करीबन 2 सालों से कुकीज और मेटीज कम्युनिटीज के बीच मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस हमें देखने मिले हैं, राइट? उस टाइम पर ये फेस्टिवल सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन आफ्टर 2 ईयर फिर से इस इवेंट को वापस से ऑर्गेनाइज किया गया है मणिपुर में। शिरोई लिली फेस्टिवल जो है ये 5 दिनों का कल्चरल और इकोलॉजिकल सेलिब्रेशन है। इसे मणिपुर के उखरूल डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट कराया गया। साथ ही ये जो उखरूल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक ट्राइब रहती है दैट इज टैंकुल नागा ट्राइब। नाम याद रखना है कि अगर पूछ लिया कि ये ट्राइब कहाँ पे रहती है तो नागालैंड मार्क करके मत आना, क्योंकि इसमें नागा लिखा हुआ है तो पता चला आप लोग नागा मार्क करके आओ। ये ट्राइब रहती है मणिपुर में। साथ ही ये जो इवेंट है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये एक फ्लावर का नाम है, शिरोई लिली। सॉरी। ये जो शिरोई लिली है ये एक फ्लावर का नाम है। ये एंडेमिक फ्लावर है, केवल और केवल मणिपुर में पाई जाती है। एक यूनिक ब्लूइश पिंक कलर का बेल शेप्ड का ये फ्लावर है। अभी आगे इसके इमेज में दिखाती हूँ आपको। पाया जाता है एक्सक्लूसिवली इन शिरोई हिल्स में। ये रहा ये फ्लावर, शिरोई लिली, आप देख सकते हो। साथ ही ये स्टेट फ्लावर भी है मणिपुर का। 1989 में इस फ्लावर को एज अ स्टेट फ्लावर डिक्लेयर किया गया था मणिपुर का। ये ब्लूइश पिंक कलर का ये फ्लावर है। इस फ्लावर का नाम है शिरोई लिली। ये फेस्टिवल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, अवेयरनेस फैलाने का काम करता है कि ये जो फ्लावर है ये इकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। अगली न्यूज रिलेटेड टू अ टेम्पल, करनी माता टेम्पल। 24 मई को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने राजस्थान को विजिट किया था तो इन्होंने वहीं पर करनी माता श्राइन टेम्पल को भी विजिट किया था, जो कि लोकेटेड है देशनोक, बीकानेर, राजस्थान में। ये जो करनी माता का टेम्पल है ये बहुत ज्यादा फेमस टेम्पल है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको चूहे देखने मिलेंगे। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि ये चूहे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसीलिए इस टेम्पल का नाम रैट टेम्पल भी रखा हुआ है। रैट टेम्पल के नाम से भी इन्हें जानते हैं। और यहाँ पे आपको 10 of 1000 से भी ज्यादा चूहे, जिन्हें हम काबास कहते हैं, वो देखने मिलेंगे। एक हिंदू फीमेल सेंट थी करनी माता, जो कि वर्शिप क्या करती थी गॉडेस दुर्गा या शक्ति की। उन्हें ही यहाँ पर पूजा जाता है बीकानेर में करनी माता टेम्पल में। महाराजा गंगा सिंह जो कि बीकानेर के महाराजा थे, इन्होंने इस टेम्पल को डिजाइन किया था 20th सेंचुरी में। तो आपको क्या याद रखना है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस टेम्पल को विजिट किया था। साथ ही इस टेम्पल को रैट टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर लोकेटेड है? बीकानेर, राजस्थान में। डेडिकेटेड किसको है? एक हिंदू फीमेल सेंट जिनका नाम है करनी माता, उन्हें ये टेम्पल डेडिकेटेड है। अगली न्यूज इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ 2025 रिपोर्ट। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इन्होंने सबसे पहला पहला अपना रिपोर्ट पब्लिश किया है दैट इज वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ
2025 का रिपोर्ट। इसमें ये बताया है कि एनिमल के जो इन्फेक्शियस वाले डिजीजेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और उन इन्फेक्शन वाले डिजीज में अगर आप बात करो तो 47% के जो डिजीज है दैट इज जूनोटिक। जूनोटिक का क्या मतलब होता है? जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो कि ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम एनिमल, मतलब एनिमल टू ह्यूमन। अगर कोई डिजीज ट्रांसफर हो रहा है दैट डिजीज इज नोन एज जूनोटिक डिजीज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो एवियन इन्फ्लुएंजा, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, स्वाइन फीवर और पीपीआर, ये सब कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन में हो जाते हैं। तो इसीलिए इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि हमें वैक्सीनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है एनिमल्स के लिए। अगर हम एनिमल्स को वैक्सीनेशन के थ्रू प्रोटेक्ट करेंगे तो हम ह्यूमंस को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर एनिमल में कोई इन्फेक्शन होगा नहीं तो एनिमल से ह्यूमन में भी नहीं होगा। बस इतनी बात इस रिपोर्ट में बताई गई है। पहली बार रिलीज किया गया है इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसने रिलीज किया है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इन्होंने रिलीज किया। अगली जो न्यूज़ है वो एशियाटिक लायन के पॉपुलेशन से जुड़ी हुई है। अभी हाल ही में एशियाटिक लायन के पॉपुलेशन का सेंसस कंडक्ट कराया गया और ये पाया गया कि इनकी जो संख्या थी 2020 में वो 674 थी, पर अब इनकी संख्या बढ़ करके 891 हो गई है 2025 में। टोटल 217 नंबर ऑफ लायंस इंक्रीज हुए हैं ओवर 5 इयर्स। एशियाटिक लायन जो कि पाए तो बहुत जगह जाते थे पहले नॉर्थ वाले पूरे पार्ट में, पर अब केवल और केवल गिर नेशनल पार्क गुजरात में ही ये लायंस पाए जाते हैं। 2025 की अगर आप बात करो, इनकी पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि ये गुजरात के पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी पॉपुलेशन आपको देखने मिलेगी। 384 लायंस जो कि गिर नेशनल पार्क में रहते हैं और 507 लायंस गिर नेशनल पार्क का जो आउटर एरिया है वहां पर रहते हैं। इससे ये हमें पता चलता है कि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ये फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट कोस्टल हैबिटेट हर जगह रहते हैं, राइट? जैसे कि आप देखो मितियाला, गिरनार, पनिया, बारदा, इन सारी जगहों पर ये पाए जाते हैं। भावनगर डिस्ट्रिक्ट जो लोकेटेड है गुजरात में, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको नंबर ऑफ एशियाटिक लायंस देखने मिलेंगे। एशियाटिक लायंस जहां पर रहते हैं वहां पर एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रासलैंड पाई जाती है जिसे हम बन्नी ग्रासलैंड कहते हैं, याद रखना। ठीक है, पॉपुलेशन इनकी इंक्रीज हुई है इसलिए ये न्यूज में आए हैं। सो एशियाटिक लायन का आईयूसीएन में क्या स्टेटस है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ डिजीज दैट इज काला आजार। 6 अफ्रीकन नेशन जिन्होंने एक एमओयू साइन किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सो दैट ये अपने यहाँ से काला आजार नाम की जो डिजीज है इसे पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दे। आप सभी को पता है, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया है, अभी हाल ही में 78th नंबर की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को कंडक्ट कराया जा रहा था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वहां पर 6 अफ्रीकन देश, चाड, जिबूती, सोमालिया, साउथ सुडान और सुडान, इन 6 अफ्रीकन देशों ने एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, सो दैट ये अपने यहाँ से काला आजार डिजीज को पूरी तरीके से एलिमिनेट करेंगे और डब्ल्यूएचओ इसमें इनकी हेल्प करेगा। काला आजार को हम किस नाम से जानते हैं? विसेरल लेशमेनियासिस। साथ ही 70% के अगर आप केसेस देखोगे काला आजार के तो वो केवल और केवल अफ्रीकन देशों में ही पाया जाता है, वो भी इन्हीं 6 देशों में। किस वजह से ये काला आजार डिजीज होती है? तो एक पैरासाइट है लिशमैनिया नाम का। इस पैरासाइट की वजह से ये काला आजार नाम की डिजीज होती है। फीवर वगैरह पूरे रैशेस हो जाते हैं बॉडी पे। तो इसी को एलिमिनेट करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। तो इन 6 देशों के नाम आप याद रखना, क्योंकि हो सकता है अगर क्वेश्चन फॉर्म होगा तो आपसे बहुत सारे देशों के नाम देगा और एलिमिनेट करने पूछ सकता है कि कौन कौन से वो देश हैं जिन्होंने एमओयू साइन किया है या नहीं किया है। ठीक है, अगला सवाल विच इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। हाल ही में म्याओ लीजी, इन्हें फीबा विमेंस एशिया कप का एम्बेसडर बनाया गया है। म्याओ लीजी जो है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं चाइना से। नाम ही देख के आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? ये जो फीबा का विमेंस एशिया कप 2025 होने वाला है, ये शेंजन चाइना में ही होस्ट किया जाएगा। कब से कब तक? जुलाई 13 से लेकर जुलाई 20 तक इसे होस्ट किया जाएगा। फीबा एक बास्केटबॉल इवेंट है। ये जो म्याओ है ये चाइना से बिलोंग करती हैं और चाइना की बास्केटबॉल टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं और टॉप स्कोरर भी रह चुकी हैं।
इन्होंने 3 ओलंपिक्स खेले हैं 2004, 2008 और 2012 में और जिनमें से 3 फीबा वर्ल्ड कप इन्होंने जीते हैं। जब ये कैप्टन थी तब चाइना ने जीते थे। तो फीबा के बारे में याद रखना कि फीबा है क्या? फीबा इज़ बास्केटबॉल फेडरेशन और विमेन्स वाला जो एशिया कप होने वाला है उसके एम्बेसडर मियाओ लीज़ी को चुना गया है। अगली न्यूज़ एक भारतीय हैं कनक बुधवार 17 इयर्स ओल्ड हैं, ये एक शूटर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसमें 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में। ये जो वर्ल्ड कप है ये सुहल जर्मनी में कंडक्ट कराया जा रहा था और कनक ने यहाँ पर 239 स्कोर किया है और स्कोर करने के साथ क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो रनर अप कौन रहा? क्या पता एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाए, वो सोचे कि आपने विनर का तो नाम पढ़ा हुआ था, क्यों ना रनर अप पूछा जाता है। तो रनर अप भी आप याद ही कर लो। अन्ना डुल्से ये मोल्डोवा से बिलोंग करती हैं। ये रनर अप रही हैं यहाँ पर और ये रही हैं विनर। ठीक है, अभी पूरी तरीके से ये जो जूनियर वाला वर्ल्ड कप चल रहा है ना आईएसएसएफ, ये पार्ट पार्ट में कंडक्ट कराया जा रहा है। शुरू हुआ है इस साल के शुरुआत से और अंत होगा दिसंबर में जाकर के। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर कंडक्ट कराया जा रहा है, तो अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग विनर्स आ रहे हैं। तो अभी ये फाइनल नहीं है, अभी आगे भी आप बहुत बार इसको पढ़ोगे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि व्हाट यू फील अबाउट दिस सेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए मिलते हैं कल अगले पार्ट के साथ, अगले डे का अगला करंट अफेयर।